अस्सलाम वालेकुम। BBN खबरनामा में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आफरीन। खबरनामा की शुरुआत में हेडलाइंस। तेलंगाना के हुज्जाज इकराम की वापसी का आगाज। पहला काफिला पहुंचा हैदराबाद। एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल। वजीर अजहरुद्दीन समेत कई शख्सियात मौजूद। हुज्जाज इकराम को मुबारकबाद और दुआओं की दरख्वास्त। सीएम रेवंत रेड्डी ने पीएम मोदी से तेलंगाना मंसूबों के लिए मांगा ताउन। मेट्रो तौसी, रिंग रोड व नए एयरपोर्ट्स पर जोर। मरकज ने तजावीज़ पर हमदर्दाना गौर का दिया तयखुन। कांग्रेस के इख्तिदार में लाइन ऑर्डर की सूरत हाल इंतहाई अबतर। जराइम की तादाद में इजाफे का दावा। BRS लीडर टी हरीश राव का बयान। 20 जून को तेलंगाना में नेशनल लोक अदालत का इनेकाद। ज़ेरे इल्तिवा मुकदमात की जल्द यकसुई पर जोर। बाहमी रजामंदी से तनादात हल करने की कोशिश। DGP आनंद ने बेहतर राब्ताकारी की दी हिदायत। माह मुहर्रम इंतजामात पर आला सतही इजलास। आशुर खानों के लिए मजीद फंड्स का मुतालिबा। मजलिसी MLC ने मरम्मत और तरक्याती काम जल्द मुकम्मल करने पर दिया जोर। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना के हुज्जाज इकराम की वापसी का आज आगाज हो गया है। हुज्जाज इकराम का पहला काफिला आज मदीना मुनव्वरा से शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचा। हज कमेटी की जानिब से हुज्जाज इकराम का एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर रियासती वज़ीर अक़लियती बहबूद मोहम्मद अज़हरुद्दीन, सदरनशीन हज कमेटी मौलाना सैयद अफजल बयाबानी खुजरो पाशा, रुकने क़ानूनसाज़ कौंसल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मिर्ज़ा रहमत बेग और दूसरे भी मौजूद थे। रियासती वज़ीर और दूसरों ने हुज्जाज इकराम को सादत हज नसीब होने पर मुबारकबाद पेश की। एयरपोर्ट पर हुज्जाज इकराम की वापसी के लिए मौसर इंतजामात किए गए थे। हज कमेटी अहदेदारों ने हुज्जाज इकराम की पुरसुकून अदायगी है हज और बाहिफाजत वापसी पर इत्मीनान का इजहार किया। मदीना मुनव्वरा से हुज्जाज इकराम का ये काफिला सुबह ठीक 6 बजे एयरपोर्ट पहुंचा और इमिग्रेशन व दीगर उमूर की तकमील के बाद हुज्जाज इकराम जब बाहर आए तो वालिहाना अंदाज में इनका इस्तकबाल किया गया। एयरपोर्ट पर मौजूद हुक्काम ने हुज्जाज इकराम से दुआओं की भी दरख्वास्त की। आज बहुत खुशी की बात है कि हमारा पहली फ्लाइट आज हज के बाद आई और हम लोग वेलकम करें और बहुत खुशी हो रही है क्योंकि जाते टाइम हम रवाना करे थे बट आगे आज रिसीव भी करें और अपने खुसरो साहब यहाँ पे हज के कमेटी के चेयरमैन है और रहमत भाई मेरे भाई यहाँ पे ठहरे हुए हम सब लोग आज विजिट करें। तो मैं सब लोग का जितना भी लोग आए उनका बहुत बहुत पहले तो शुक्रिया अदा करूँगा क्योंकि जो एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ है जो उन्होंने जो काम किया है वो काबिल तारीफ़ है और जितने भी सिक्योरिटी के लोग भी वहाँ पे काम किया और इतना अच्छा आराम से हज हो गया। लोगों का कोई कंप्लेंट नहीं था। उनके कह रहे थे कि बहुत अच्छा उनके लिए अच्छे जो भी सहूलियात थे वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ थे बहुत अच्छे हुए। लेकिन मैं जो जितने भी लोग हाजी आए हुए हैं जो उनको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि वो हज करके आए। एक बहुत फिफ्थ पिलर ऑफ इस्लाम है उन्होंने आज वो पूरा कर दिया तो उनको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और जितने भी लोग यहाँ पे है जो भी हेल्प करे और जो हज कमेटी के जितने भी स्टाफ है हमारे CO साहब असदुल्ला साहब भी है और जितने और बहुत से लोग हैं जितने मेरे आगे पीछे जो ठहरे हुए नाम लेना वो जो भी मेंबर्स है नाम लेना मुझे बहुत मुश्किल है नहीं तो फिर बड़ी लंबी आपको इंटरव्यू देना पड़ता है। लोग सब पूरों ने जितने भी लोग हैं पूरों ने बहुत अच्छा काम किया। मैं उनको सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाल्लाह उनको ज़रूर इस काम के लिए अजर मिलेगा और जितने भी लोग यहाँ पे ठहरे हुए हम सबको अल्लाह ताला अजर देगा। और हमने पूरी हमारी तरफ से कोशिश की और इंशाल्लाह ऐसा लग रहा है कि अल्लाह ताला ने हमारी जो कोशिश थी उसको कामयाब कर दिया है। और मैं खुसरो साहब का भी रहमत साहब भाई का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि हम लोग आप इतनी सुबह में आए और आगे इतना हम लोग आज इसको रिसीव करें। और उनके जो चेहरों पे जो खुशी थी वो मैं कोई बयान नहीं कर सकता क्योंकि जब इतनी बड़ी जगह पे जब जाके आप आ रहे तो इंशाल्लाह बहुत खुश थे और इंशाल्लाह हम ज़रूर इससे अच्छा भी करने की कोशिश करेंगे। अगर कोई भी यहाँ पे अगर थोड़े बहुत मेरे ख्याल में कोई भी कंप्लेंट होंगे तो मेरे ख्याल में इंशाल्लाह कंप्लेंट तो नहीं होना चाहिए। अगर जो भी रहेगा तो हम इससे इम्प्रूव नेक्स्ट ईयर इससे अच्छा वो करेंगे और इम्प्रूव करेंगे इंशाल्लाह। जितने हमारी तरफ से हमारी मिनिस्ट्री की तरफ से हमारे हज कमेटी की तरफ से हज चेयरमैन की तरफ से और जितने भी लोग हैं उनकी तरफ से हम जो काम करें वो और इससे अच्छा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिर से मैं सब लोग का शुक्रिया करूँगा सर का भी
बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका मैडम का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने बहुत हमें लाइक तीन मैडम तो 3 साल से काम कर रहे हैं यहाँ पे, बट लेकिन सब जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व थे, मैं पूरों का शुक्रिया अदा करूँ। क्योंकि नाम लेना हर एक डिपार्टमेंट का बहुत इतना नहीं है, बट मैं पूरे डिपार्टमेंट, जितने भी डिपार्टमेंट जुड़े हुए थे और जितने भी लोग इस 2-3 महीने जो ज़बरदस्त तरीके से काम करें, तो मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और बहुत मशहूर हूँ। और इंशाल्लाह ज़रूर हम इससे अच्छा करने की अगले साल कोशिश करेंगे। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल मीटिंग के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हुए रियासत के कई अहम तरक्याती मंसूबों के लिए मरकज के ताउन और फौरी मंजूरी की दरख्वास्त की। उन्होंने हैदराबाद मेट्रो रेल की तोसी, रीजनल रिंग रोड, फ्यूचर सिटी से आंध्र प्रदेश के बंदरगाही शहर बंदर तक 12 लेन एक्सप्रेस वे, वरंगल और आदिलाबाद में नए हवाई अड्डों समेत कई बुनियादी ढांचा जाती मंसूबों पर तबादला ख्याल किया। नीति आयोग इजलास से खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने मुल्क के 6 बड़े मेट्रो शहरों हैदराबाद, नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलुरु को आलमी मियार के शहरों में तब्दील करने के लिए M6 सिटीज टास्क फोर्स के क़याम और हर शहर के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की सरमाकारी की तजवीज़ पेश की और कौमी मैशत में तकरीबन 1/4 हिस्सा डालते हैं। इसलिए आलमी मियार के इंफ्रास्ट्रक्चर, तालीमी इदारों और नॉलेज हब की तरक्की के लिए इन्हें इक़्तिसादी तरक्की की हकीकी इंजन बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि तेलंगाना वज़ीर-ए-आज़म के विकसित भारत 2047 विजन के मुताबिक तरक्की की राह पर गामजन है और मरकज़ के ताउन से रियासत को आलमी सरमाकारी और इख्तिरा का मरकज़ बनाया जा सकता है। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने दिल्ली में मरकजी वजीर शहरी तरक्याती मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की और हैदराबाद के मेट्रो रेल के दूसरे मरहले की जल्द इजाजत देने पर जोर दिया। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हैदराबाद को दूसरे मरहले भी मेट्रो रेल में की जरूरत है, जिसके तहत 76.4 किलोमीटर का अहाता किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने मरकजी वजीर को बताया कि दूसरे मरहले की तकमील के बाद शहर में ट्रैफिक का मसला कम हो जाएगा और सड़कों पर भीड़ भी कम हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे शहर को तरक्की देने में भी मदद मिलेगी। चीफ मिनिस्टर ने याद दहानी करवाई कि मरकजी शहरी तरक्याती महकमा की तजावीज़ के मुताबिक मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के दूसरे मरहले की रिपोर्ट में तरमीम की गई है और ये मंसूबा मरकज को पेश कर दिया गया। अब मरकजी हुकूमत को तमाम महकमा जात से इजाज़त दी जानी चाहिए। इस मौके पर तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी मिस्टर के रामाकृष्ण राव और दूसरे आला ओहदेदार भी शरीक थे। मरकजी वजीर मिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने तेलंगाना की इस तजवीज़ पर हमदर्दी से गौर और जल्द कार्रवाई करने का तयक़ुन दिया। ऑनलाइन क़याम के बाद करोड़ों फॉलोअर्स बनाने वाली कॉकरोच जनता पार्टी मुल्क भर में एहतजाज शुरू करने का मंसूबा रखती है और अवामी मसाइल पर सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रही है। मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे के मुतालबे पर दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना किया गया और कल महाराष्ट्र के शहर पुणे में भी CJP ने मुजाहरा किया था। अब कॉकरोच जनता पार्टी की जानिब से हैदराबाद शहर में भी एहतजाज का मंसूबा बनाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि 14 जून इतवार को CJP की जानिब से हैदराबाद में एहतजाज का मंसूबा है। यह एहतजाज इतवार को 10 दिन धरना चौक इंदिरा पार्क पर मुनाक़द होगा। इसके अलावा इसी दिन बेंगलुरु में भी मुजाहरे किए जाएंगे। इंदिरा पार्क पर मुनाक़द होने वाले धरने के लिए नौजवानों में मुहिम चलाई जा रही है और जोर दिया जा रहा है कि अपने मुतालिबात की तायद में नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इस धरने में शिरकत करनी चाहिए। कहा गया है कि नौजवानों में इस धरने के ताल्लुक से खामोश लहर पैदा हो रही है। साबिक़ रियासती वजीर व सीनियर BRS लीडर मिस्टर T हरीश राव ने इल्ज़ाम आयद किया कि कांग्रेस के इख्तिदार में लाइन ऑर्डर की सूरत हाल बिगड़ गई है और IPS ओहदेदार ऐसा लगता है कि तशहीरी हरबों पर तवज्जो कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर ज़्यादा दिखाई देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाले साइबर सिक्योरिटी की वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट हैक किया जा सकता है तो आवाम इस निज़ाम पर किस तरह से भरोसा कर सकते हैं, किस तरह से आवाम का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि करीमनगर में दिन दहाड़े होने वाले रहज़ानी DG रैंक के एक ओहदेदार की अहलिया का कत्ल और खम्मम में 2 करोड़ रुपए की चोरी के वाक़यात को भी अभी हल नहीं किया जा सका है।
हरीश राव ने कहा कि रियासत में हर रोज तकरीबन 6 पॉक्सो केस रिपोर्ट हो रहे हैं और पुलिस मिशनरी इन वाकयात के खिलाफ सख्त कार्रवाई में नाकाम हो रही है। उन्होंने कहा कि केसीआर के दौरे हुकूमत में रियासत के एक मखसूस विमेन सेफ्टी विंग मौजूद था। खवातीन की हिफाजत पर खास तवज्जो दी जाती थी। ఇవాళ ఈ రాష్ట్రంలో పరిస్థితి లా అండ్ ఆర్డర్ పూర్తిగా కుప్పకూలిపోయింది. కరీంనగర్ లో మనం చూసాం, పట్టబగలు బంగారం దుకాణం మీద పడి దొంగలు బంగారాన్ని దోసుకపోతే ఇప్పటి వరకు రికవరీ అయిన పరిస్థితి లేదు. హైదరాబాద్ నడిబొడ్డున అడిషనల్ డీజీపీ వినయ్ రంజన్ రే గారి ఇంటిలో అర్ధరాత్రి ఆయన భార్యను చంపి నగలతో ఉడాయిస్తే ఇయాలటి వరకు వాళ్ళని పట్టించుకున్నది, దొంగల్ని పట్టుకున్నది లేదు, రికవరీ అయింది లేదు. అంటే ఈ ప్రభుత్వం అసలు హైదరాబాద్ నడిబొడ్డున జరిగినా దిక్కు లేదు, కరీంనగర్ కలెక్టర్ ఆఫీస్ ముంగట దాడులు జరిగినా దిక్కు లేదు. నిన్న ఖమ్మంలో కూడా సెల్ ఫోన్ దుకాణంలో ముసుగులు వేసుకొని వచ్చిన అంతర్రాష్ట్ర దొంగలు దుకాణం మీద లూటీ చేసి సెల్ ఫోన్లను ఎత్తుకపోతే ఇయాలటి వరకు పట్టుకునే పరిస్థితి లేదు. అంటే మొత్తంగా ఈ రాష్ట్రంలో పోలీసులు చేయాల్సిన పని చేస్తలేరు. కొంతమంది పోలీసులు పిఆర్ స్టంట్స్ చేస్తున్నారు, అసలు పని ఇడిచిపెట్టిండ్రు, పిఆర్ స్టంట్లు చేస్తున్నారు. ఎక్కువ సోషల్ మీడియా వైరల్ కోసం కొంతమంది పోలీసు అధికారులు పనిచేస్తున్నారు. కేసుల్లో రికవరీ లేదు. ఇలా అడిషనల్ డీజీపీ భార్యని హైదరాబాద్ లో జూబ్లీ హిల్స్ లో చంపి పారిపోయి నెల రోజులైనా ఇంతవరకు దొంగల్ని పట్టుకునే పరిస్థితి లేదు. మీరు ఏం చేస్తుంది ప్రభుత్వం అని మేము అడుగుతా ఉన్నాం. అసలు చెప్పుకుంటే అది చాలా అవమానకరం. ఏంటంటే సైబర్ సెక్యూరిటీ వింగ్ ఉంటది. సైబర్ సెక్యూరిటీ వింగ్ పౌరులకు సైబర్ కష్టాలు వస్తే, సైబర్ నేరాలు జరిగితే పౌరులను కాపాడాల్సిన సైబర్ సెక్యూరిటీకే రక్షణ లేదు. ఇలా సైబర్ సెక్యూరిటీ వింగ్ యొక్క ఎక్స్ అకౌంట్, సైబర్ సెక్యూరిటీ వింగ్ యొక్క వెబ్సైటే హ్యాక్ అయిపోయింది. ప్రజలను కాపాడండి అంటే మీ వెబ్సైటే హ్యాక్ అయింది, మీ ఎక్స్ అకౌంటే హ్యాక్ అయింది, ఇంతవరకు అది రికవరీ కూడా కాలేదు. అంటే ఈ ప్రభుత్వ పనితీరు ఎట్లా ఉందో ఈ రోజు అర్థమైతా ఉంది. बीआरएस ने इल्जाम आयद किया कि रियासत में हुकूमत अपने इक़दामात के जरिए सरकारी मुलाजमीन को मसाइल का शिकार कर रही है। बीआरएस लीडर मिस्टर देवी प्रसाद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हुकूमत की जानिब से हेल्थ कार्ड्स के मसले पर मुलाजमीन में उलझन पैदा की जा रही है और मुलाजमीन दबाव का शिकार हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये पहली मरतबा है जब हुकूमत की जानिब से मुलाजमीन की मर्जी के बगैर इनकी तनख्वाहों से रकूमात मना की जा रही हैं और हेल्थ स्कीम का बहाना बनाया जा रहा है। मिस्टर देवी प्रसाद ने कहा कि हुकूमत के इस इक़दाम की वजह से मुलाजमीन में उलझन और बेचैनी की कैफियत पैदा हो रही है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े तौर पर कहा कि मुलाजमीन की यूनियनों की तहरीरी इजाज़त के बगैर मुलाजमीन की तनख्वाहों में कोई कटौती नहीं की जानी चाहिए। इसके बावजूद हुकूमत मुलाजमीन की मर्जी के बगैर तनख्वाहों से रकम की कटौती कर रही है। हुकूमत को यह सिलसिला बंद करना चाहिए और मुलाजमीन को उलझन से बचाना चाहिए। సంబంధించినటువంటి తీర్పు కూడా ఉంది. మరి ఈ బలవంతపు కోతలు చేయడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి అధికారం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? మీరు మేనిఫెస్టోలో 30 నెలల కింద మేము ఆరోగ్య కార్డులు ఇస్తాం, పిఆర్సీ ఇస్తాం, అన్ని ఇస్తామని చెప్పి ఎన్నో హామీలు ఇచ్చి 30 నెలలు గడిచినా ఏ ఒక్క హామీని కూడా ఇవాళ ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అమలు చేయలేదు. 1/7/23 నుంచి డిఎల్ రావాలి. 3 ఏళ్ల నుంచి ఇవాళ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు డిఎల్ రావాలి. 1/7/23 నుంచి రావాల్సినటువంటి ఈనాటి వరకు రావాల్సినటువంటి 6 డిఏలు పెండింగ్లో ఉన్నాయి. ఒక డిఏనేమో కేంద్రం దగ్గర పెండింగ్ ఉంది, 5 డిఏలేమో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దగ్గర పెండింగ్ ఉన్నాయి. వీటి విషయంలో ప్రస్తావనే లేదు. మీరు 1.5 కట్ చేసి మరి ఏ అకౌంట్కు పంపిస్తారు? మీరిచ్చే డబ్బులు ఏ అకౌంట్కు పోతాయి? అసలు హెల్త్ కార్డ్ ట్రస్ట్లో ఎవరెవరు ఉంటారు? ఏమీ లేవు. సోమోటోగా మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు కూడా చేశారు. ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి బాధ్యత వహించాలి. నేను ఎట్లాగూ రిటైర్ అయిపోతున్నా, ఏమన్నా కానీ రామకృష్ణారావు చేతులెత్తేయడం అనేటువంటిది ఇవాళ ఉద్యోగులకు అందరికీ కూడా ఆగ్రహం తెప్పిస్తూ ఉన్నది. ఉద్యోగ సంఘాలు మాట్లాడుతున్నాయి, చెప్తున్నాయి, కలుస్తున్నాయి, అయినా కూడా వాళ్ళకే క్లారిటీ లేదు. ఉద్యోగ సంఘాలకు కూడా ఈ కటింగ్ గురించి చెప్పలేదు. 206 జేఏసీ సంఘాలకు సంబంధించినటువంటి నాయకులే సోషల్ మీడియాలో లేకుంటే పత్రికా ముఖంగా కూడా ఈ కటింగ్ కరెక్ట్ కాదని చెప్పారు. ఇంకొక దుర్మార్గం ఏంటంటే అసలు నెట్వర్క్ హాస్పిటల్తో మాట్లాడలేదు. అసలు ఈ వైద్యము ఇన్ని జబ్బులకి ఏ హాస్పిటల్కి పోవాలి ఉద్యోగులు? ఏ నెట్వర్క్ హాస్పిటల్తో ఇంతవరకు చర్చలు జరగలేదు. ప్యాకేజీ రేట్లు నిర్ణయించబడలేదు. మరి ఎట్లా చేస్తారు? వాళ్ళు చేతులెత్తేసారు. तेलंगाना रक्षा सेना के सरबराह के कविता ने रियासती हुकूमत पर इल्जाम आयद किया कि वो
अहमियत के हामिल उमूर पर फैसला कुन इक़दाम करने का हौसला नहीं रखती और वो सिर्फ वक्त गुजारी और टाल मटोल से काम ले रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत मुख्तलिफ कमेटियां कायम करते हुए वक्त ज़ाया कर रही है। के कविता ने एक वीडियो पैगाम जारी करते हुए कहा कि जियो 317 की जायज़ा लेने और तरमीम व तजावीज़ पेश करने के लिए काबिनी सब कमेटी तश्कील देते हुए नया जियो 190 जारी किया गया था। तहम 9 माह का वक्त गुजरने के बावजूद इस जियो पर अमल आवारी शुरू नहीं की गई। कविता ने कहा कि जियो नंबर 317 से मुतासिर होने वाले में सरकारी असतज़ा और मुख्तलिफ महकमेजात के मुलाजमीन शामिल हैं। इनको तयक़ुन दिया गया था कि इन्हें अपने आबाई इलाकों को वापस भेज दिया जाएगा, लेकिन ताहाल ऐसा नहीं हुआ है। किसी भी जियो की हैसियत 3 साल तक होती है, लेकिन अभी तक एक भी मुलाजिम का इस जियो के मुताबिक तबादला नहीं किया गया। कविता ने रियासती हुकूमत से मुतालिबा किया कि जियो 190 पर अमलावारी को यकीनी बनाया जाए। జై తెలంగాణ. ఈ రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వానికి ధైర్యం లేక అనేక నిర్ణయాలను పోస్ట్పోన్ చేస్తూ వస్తున్నది. ప్రజలు ఇబ్బందులు పడుతున్నా, ఉద్యోగులు ఇబ్బంది పెడుతున్నా కూడా కమిటీల పేరుతోని కాలయాపన చేస్తున్నది. అది ఉద్యమకారుల విషయమైనా, 317 జీవో ఉద్యోగుల విషయమైనా ఏదో ఒక కమిటీ వేయడం, కాలయాపన చేయడం తప్పితే గుండె ధైర్యంతో నిర్ణయాలు తీసుకొని ప్రభుత్వం ముందుకు పోవడం లేదు. దీనివల్ల చాలా ఇబ్బందులు జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఉదాహరణకు 317 జీవోని తీసుకున్నట్టయితే గత 9 నెలల క్రితం క్యాబినెట్ సబ్ కమిటీ ఏదైతే దామోదర్ రాజనరసింహ గారు చైర్మన్గా, శ్రీధర్ బాబు గారు, పొన్నం ప్రభాకర్ గారు మెంబర్స్గా వేయడం జరిగిందో ఆ సబ్ కమిటీ ఒక మధ్యంతర నిర్ణయం తీసుకొని 190 జీవోని ఇవ్వడం జరిగింది. వివిధ జిల్లాల్లో ఉన్నటువంటి 317 జీవో బాధితులు, అందులో మెజారిటీ టీచర్లు ఉన్నప్పటికీ అన్ని డిపార్ట్మెంట్లో కూడా 317 జీవో వల్ల స్థానికతను విస్మరించడం వల్ల ఇతర జిల్లాల్లో పనిచేస్తున్నటువంటి ఉద్యోగులు ఉన్నారు. వాళ్ళందరినీ కూడా వాళ్ళ స్వస్థలాలకు పంపిస్తామని, అవసరమైతే సూపర్ న్యూమరరీ పోస్టులు కూడా క్రియేట్ చేసి పంపిస్తామని చెప్పి ఈ ప్రభుత్వం మాట ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ జియో వ్యాలిడిటీ ఓన్లీ 2 or 3 years అని క్రిస్టల్ క్లియర్గా చెప్పినారు జియోలో. కానీ 9 months ఇప్పటికే అయిపోయింది. ఇప్పటికి కూడా ఒక్క ఉద్యోగిని కూడా ట్రాన్స్ఫర్ చేయలేదు. ఏ పైరవీల కోసం ప్రభుత్వం ఆగుతుందన్న విషయం స్పష్టంగా చెప్పాలి. ఉద్యోగులు, ఉద్యోగ సంఘ నాయకులు ఈ అంశం మీద ప్రభుత్వాన్ని నిలదీయాల్సిందిగా నేను మిమ్మల్ని రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాను. మీ వెంట, మీ వెనక తెలంగాణ రక్షణ సేన ఖచ్చితంగా నిలబడుతుంది. ఏ ఉద్యోగి హక్కులు పోయినా కూడా మేము చూస్తూ ఊరుకోము. ప్రభుత్వానికి మేము హెచ్చరిక చేస్తూ ఉన్నాం. మీరు ఏదైతే 317 జీవోలో ప్రత్యేకించి టీచర్లకు సంబంధించి 25 రేషనలైజేషన్ జీవోతో సంబంధం లేకుండా సపరేట్గా 190 జీవోను అమలు చేయాలి. అవసరమైతే వారికి సూపర్ న్యూమరరీ పోస్టులు క్రియేట్ చేసన్న స్వస్థలాలకు తీసుకురావాలి. మిగతా డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్న 317 జీవో బాధితులందరికీ కూడా డైరెక్ట్గా మీరు ట్రాన్స్ఫర్ చేసే అవకాశం ఉండి కూడా 9 months నుండి చేయడం లేదు. ఖచ్చితంగా ట్రాన్స్ఫర్లు వెంటనే చేపట్టాలి. తెలంగాణ రక్షణ సేన నుంచి ప్రభుత్వానికి హెచ్చరిక చేస్తూ ఉన్నాం. మీరు త్వరగా ఇది చేయకపోతే మేము కార్యక్షేత్రంలోకి దిగాల్సి వస్తుంది, ప్రజా ఉద్యమాలను నిర్మించాల్సి వస్తుంది. ఉద్యోగులు డైరెక్ట్గా వచ్చి మీ మీద పోరాటం చేయలేరు కాబట్టి ఉద్యోగుల పక్షాన నిలబడి మేము వారికి ఇబ్బంది కాకుండా చూసుకుంటామని తెలియజేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. జై తెలంగాణ. तेलंगाना में 20 जून को होने वाली नेशनल लोक अदालत के सिलसिले में तेलंगाना स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की जानिब से एक वर्चुअल राब्ता इजलास का एहतमाम किया गया था। डीजीपी तेलंगाना मिस्टर CV आनंद और दूसरों ने इस वर्चुअल राब्ता इजलास में शिरकत की। इस इजलास में नेशनल लोक अदालत से क़ब्ल इन मुकदमात और मामलात का जायजा लिया गया जिनमें बाहमी रजामंदी से कोई समझौता हो सकता है या कानूनी मसालिहत की जा सकती है। इजलास में इस बात से भी इत्तेफाक किया गया कि इस लोक अदालत में बड़ी तादाद में मामलात की यकसुई करने की कोशिश की जाए। डीजीपी मिस्टर CV आनंद ने मुतालिका हुकाम पर जोर दिया कि वो एक दूसरे से बेहतर राब्ता करते हुए इस नेशनल लोक अदालत को कामयाब बनाएं। उन्होंने कहा कि नेशनल लोक अदालत एक बेहतर और मौसर प्लेटफॉर्म फराहम करती है ताकि ज़ेरे इल्तिबा मुकदमात की तेज़ रफ्तार यकसुई की जा सके, मुकदमात का शिकार अवाम को फौरी राहत पहुँचाई जा सके और अदालतों पर मुकदमात का जो बोझ है इसको कम किया जा सके। पुराने शहर हैदराबाद शहर के मारूफ और तारीखी इबादत गाहों में शुमार होने वाली मस्जिद चमकूरा की आज सर-ए-नौ तामीर के बाद इफ्तिताही तकरीब नहायत अकीदत व एहतराम के साथ मुनक़्क़द हुई, जिसमें सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने शिरकत की। मस्जिद की जदीद तामीर का बाज़ाब्त इफ्तिताह जामा निज़ामिया के अमीर और मुमताज़ आलिम दीन मौलाना मुफ्ती खलील अहमद के हाथों अंजाम पाया। इस मौके पर उलमा इकराम ने मसाजिद की आबादकारी और दीनी विरसे के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत पर रोशनी डाली।
तकरीब में चार मीनार के रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली, मस्जिद चमकुरा की मैनेजिंग कमेटी के अरकान, मुकामी मुअज़्ज़िज़ीन, समाजी क़ायदीन और बड़ी तादाद में अवाम ने शिरकत की। मुक़र्ररीन ने इस बात पर मसरत का इजहार किया कि तारीख़ी मस्जिद को जदीद सहूलतों के साथ दोबारा तामीर किया गया है, जो आइंदा नस्लों के लिए दीनी, रूहानी और समाजी सरगर्मियों का अहम मरकज़ साबित होगी। चंद्रायन गुट्टा असम्बली हल्के के मुस्तहिक खानदानों के लिए एक बड़ी तकरीब में मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत 2541 मुस्तफिदीन में 50,43,94,756 रुपये मालियत के चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत की फलाही स्कीमों को हकीकी मुस्तहिकीन तक पहुँचाने के लिए मुसलसल कोशिशें की जा रही हैं, ताकि गरीब और मुतवासित खानदानों को अपनी बेटियों की शादी के मौके पर माली सहारा हासिल हो सके। अदद शुमार के मुताबिक साल 2014 से 2026 तक चंद्रायन गुट्टा हल्के में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत मजमूई तौर पर 41,051 मुस्तफिदीन में 350,66,69,151 रुपये तकसीम किए जा चुके हैं, जिससे हजारों खानदानों को बराह रास्त फायदा पहुंचा है। तकरीब में अवाम की बड़ी तादाद मौजूद थी और मुस्तफिदीन ने इस इमदाद पर हुकूमत और अवामी नुमाइंदों से इजहार तशक्कुर किया। कमिश्नर हैदरा मिस्टर ए वी रंगनाथ ने शहर के मुख्तलिफ मुकामात का दौरा करते हुए वहां बारिश का पानी जमा हो जाने की वजूहात का जायजा लिया। कमिश्नर हैदरा ने माधापुर, कोंडापुर और मियांपुर इलाकों का दौरा किया और वहां सड़कों पर बारिश का पानी जमा हो जाने की वजूहात का जायजा लिया। इस दौरे में हैदरा के एडिशनल डायरेक्टर मिस्टर वी पापैया के अलावा दूसरे ओहदेदार भी मौजूद थे। इस मौके पर पता चला कि मीनाक्षी टावर्स पर बॉक्स ड्रेन में मसला पैदा हो गया है, जो कोंडापुर से मोंडीकोंटा तक सैलाब का पानी जमा होने का असल वजह है। बॉक्स ड्रेन को सैलाब के साथ मुकम्मल तौर पर ब्लॉक कर देने का पता चला है। इसके अलावा यहां पानी के बहाव की रफ्तार भी सुस्त हो गई है। कमिश्नर ने हिदायत दी कि इस नहर को फौरी तौर पर खोला जाए और वहां जो रुकावट पैदा की गई है इसे दूर कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर नहर की तौसी के भी इक़दाम किए जाने चाहिए। खाजागुड़ा टैंक और मलकम तालाब के लिए भी मुनासिब पानी के बहाव की सहूलत न होने की वजह से गच्चीबौली मेन रोड पर वाक़ बायोडाइवर्सिटी पार्क के आसपास के इलाके में भी पानी जमा होने का पता चला है। कमिश्नर मलकाजगिरी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से मानसून की तैयारियों का जायजा लिया गया और कई मुकामात पर फील्ड दौरे करते हुए इंतजामात की निगरानी की गई। कमिश्नर मलकाजगिरी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने मानसून तैयारियों का जायजा लेने शारदा नगर, गंडियानारम, सरवर नगर, दिलसुख नगर, विजयपुरी कॉलोनी और रामाकृष्णापुरम इलाकों का इंजीनियरिंग और हैदरा के अलावा टाउन प्लानिंग, सैनिटेशन, DRF के टीमों के साथ दौरा करते हुए इंतजामात और दीगर उम्र का जायजा लिया गया। मुख्तलिफ मुकामात पर पानी जमा होने के मुकामात की निशानदेही की गई और अहदेदारों को हिदायत दी गई कि वो इन मुकामात पर पानी के बहाव के लिए मौसर इक़दाम करें। इसके अलावा पानी जमा होने के मुकामात पर मच्छरों की अफजाइश रोकने के लिए भी इक़दाम करने पर जोर दिया गया। अहदेदारों से कहा गया कि मानसून की बारिशों के दौरान जो सूरत हाल पैदा हुई है इससे निपटने के लिए जामा हिकमत अमली इख्तियार की जानी चाहिए और इस बात को यकीनी बनाया चाहिए कि आवाम को किस तरह की मुश्किलात पेश न आने पाएँ और वरना कोई हादसात रूनुमा हो। अवामी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। फूड सेफ्टी हुक्काम की जानिब से गच्चीबौली के इलाके में एक और रेस्टोरेंट को सफाई के नाक़िस इंतजामात और गंदगी की वजह से मोहर बंद कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक बताया गया है कि फूड सेफ्टी हुक्काम की जानिब से गच्चीबौली में वाक़े रॉयल स्पाइस रेस्टोरेंट का अचानक मुआयना किया गया। इस मौके पर पाया गया कि होटल में सेहत व सफाई के इंतजामात इंतहाई नाक़िस थे। होटल में जगह जगह गंदगी भी पाई गई। यहाँ किचन और ग़िज़ाई साजो सामान के अतराफ कीड़े मकोड़े भी पाए गए और पीने के लिए जो पानी सरबराह किया जा रहा था वो भी इंतहाई नाक़िस था और इसमें भी सफाई का कोई ख्याल नहीं रखा गया था। होटल में ग़िज़ा की तैयारी के लिए जो गोश्त रखा गया था वो भी ख़राब था और सेहत के लिए मुज़िर पाया गया था। फूड सेफ्टी हुक्काम ने तमाम हालात का जायज़ा लेने के बाद होटल को आर्जी तौर पर बंद कर देने का फैसला किया और इसे मुहर बंद कर दिया गया।
बोधन असेंबली हलके के मौजे संगम में एक तशवीशनाक वाकया पेश आया, जहां गांव के सरपंच शेख आरिफ पाशा पर अपने 4 हामियों के साथ मिलकर एक किसान को मुबैना तौर पर बेरहमी से ज़दकोब करने का इल्जाम आयद किया गया। मुतासिर शख्स शेख साबिर, जो एक मेहनत कश किसान और 5 बच्चों के वालिद हैं, अपनी बहन के खेत में खौल ठेके पर ज़राअत कर रहे थे। इल्ज़ाम है कि इसी दौरान सरपंच शेख आरिफ पाशा अपने हामियों के साथ मंसूबाबंदी के तहत वहां पहुंचा और शेख साबिर को रस्सी से बांधकर हमला कर दिया। हमले में शेख साबिर को शदीद जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मुतासरा किसान का कहना है कि न सिर्फ इन्हें बेदर्दी से मारा पीटा गया, बल्कि जान से मार देने की भी धमकी दी गई, जिसके बायस वो और इनके खानदान शदीद खौफ व हिरास का शिकार हैं। मामले में महकमा पुलिस के रवैये पर भी सवालात उठाए जा रहे हैं। मुकामी अफराद और मुतासरा फरीक का इल्ज़ाम है कि सियासी दबाव के बायस पुलिस ने इब्तदाई तौर पर लापरवाही का मुजाहरा किया है और मुकदमा दर्ज करने से गुरेज किया है। तमाम आज जब मीडिया की जानिब से इस वाक़े के बारे में सवालात उठाए गए तो पुलिस ने तहरीरी शिकायत पर गौर करते हुए कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। मुकामी एसआई राजशेखर, कांस्टेबल रियाज और दीगर पुलिस एहलकारों ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा अंजाम दिया। वाक़े के कई घंटे गुजर जाने के बावजूद अभी तक FIR दर्ज नहीं की गई है। और मैं संगम का हूँ और मैं हमारे बहन के खेत में कर रहा था और यहाँ का सरपंच आकर आरिफ मेरे को अटैक करा और हाथापाव बन के मेरे को मारा और झाड़ को बंद दिया मेरे को। और क्या बोलते तो मेरे को 3-4 साल से फुल जुल्म कर रहा, मेरे को बहुत सता रहा, मेरे को तो खेत नहीं करने दे रहा, मार रहा, जुल्म ज़्यादती कर रहा साहब। और क्या मैं सुदर्शन रेड्डी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि ज़रा मेरा इंतज़ाम करे और मेरे आँखें को मेरे पेट में लाता से मार के मेरे को एक और केस जल्दी करके ज़रा मेरे साथ इंसाफ करे सका गुजारिश करता हूँ। आखिर रीज़न क्या है मारने का? साहब मैं हमारे बहन का खेत करूँ बोल के उन्हें नहीं करना, मैं करता हूँ बोल के मेरे को अटैक करा साहब, हाथा पाँव बन के कुल्लू मारा, 5 आदमी मिलकर मेरे को मार के पूरा तुफा कर दिया साहब। तो वहाँ पे कोई भी छुड़ाने नहीं आया? गाँव वाले दोनों आके छुड़ाए जी, शेख अहमद और एक निज़ाम बोल के हमारे गाँव के दोनों वहाँ से जा रहे थे, आके मेरे को छुड़ा जी। पुलिस आपका FIR क्यों दर्ज नहीं कर रही बोल रहे? वो उनका दबाव गिरा सब सरपंच साहब का और दूसरे उसके रेडियाँ हैं हाथ में उसके, और उन्होंने दबाव डाल के FIR नहीं होने का मेरे को दबाव डाल रहे सब, इसलिए उसकी तरफ बात कर रहे सब जी। हाँ, पुलिस पंचनामा करी बोले आप? हाँ, अभी आके आधा घंटा पहले पुलिस वहाँ खेत में आके पंचनामा करके तो क्या बोल के गए आपको? आपका FIR लेते बोल के बोले? FIR लेते बोल के बोले और मैं भरोसा दिया जी। तो आप क्या चाह रहे यहाँ के मिनिस्टर साहब और इंसाफ होना साहब जी, यानी सुदर्शन रेड्डी साहब से आप इंसाफ की अपील कर रहा हूँ। कांग्रेस के सरपंच हैं? हाँ, कांग्रेस। क्या नाम है उनका? हाँ, शेख आरिफ। हाँ। तो ये क्या वजह क्या हो सकती है जो आपको इतना ज़दोकोब कर रहे, मार रहे, बन के मारने का रीज़न? 3-4 साल से मेरे को जुल्म कर रहे, घर को आके अटैक करे सब, मेरे कपड़े फाड़ दिए, इससे पहले आदमी बैठ के मेरे को रफा दफा करे, नहीं करता वो तो छोड़िए साहब। परसों मैं 2 दिन के नीचे खेत को गया पानी बनने कुटम को, आके पीछे से अटैक करा साहब, मेरे को बन के हाथा पाँव बन के मेरे को मारा पुलिस। आपके कितने बच्चे हैं बोल रहे थे? मेरे 4 लड़कियाँ, 1 लड़का है। 4 लड़कियाँ, 1 लड़का। उसके बावजूद आप खाली जिम्मेदारी आपकी खेत में काम करने की? हाँ। उसके बाद में आपको उन्होंने जुल्म कर रहे हमेशा? ये कब से चल रहा होगा? 3-4 साल से चल रहा था। 3-4 साल से 2-3 बार होगा साहब जी। हाँ, घर पे आके भी अटैक? घर पे आके भी अटैक करा, खेत में अटैक करा साहब, बहुत जुल्म करा। आज मैं मजबूर होके मैं पुलिस केस कर रहा हूँ, मैं तो नहीं करता था, मैं बहुत मैं परेशान कर दे रहा, मेरे को मैं जीना हराम कर दे रहा। अस्सलाम वालेकुम, ये थे जनाब साबिर साहब जिनको जो ज़दोकोब कर रहे हैं, बोल के ये बता रहे हैं कि यहाँ के संगम से हम लोग आज रिपोर्टिंग कर रहे हैं BBN न्यूज़ की जानिब से कि संगम के पटेल है ये साबिर पटेल, और इनको जो सरपंच आरिफ की जानिब से ज़दोकोब किया जा रहा है। और इसमें एक चौंका देने वाली बात ये है कि पुलिस इनकी मदद के लिए जो कोई जो साबित कदम साबित नहीं हुई अभी तक, और ये इनके लिए बहुत परेशान कुन बात है क्योंकि पुलिस आज 2 दिन ये मामला होकर हो गया, इनके बन के 3 दिन हो गया है जिसमें बन के इनको मारा गया, उसके बावजूद केस फाइल नहीं किया गया। और आज राजशेखर साहब जो CSI है बोधन रूरल के, वो आके आज पंचनामा करते हैं क्योंकि बताया ये जा रहा है कि कोई मीडिया वाले आने वाले हैं, तो इस मौक़िफ़ में जो है ना यहाँ पर
इनके पास पुलिस आती है और आज पंचनामा होता है, और बताया ये भी जा रहा है इनकी और कई यहाँ के महिलाओं की जानिब से कि पैसों के ज़रिए से इन्हें दबाया जा रहा है और अपना सुदर्शन रेड्डी साहब से दबाव या उनसे जो सना करीबी गुर्बत की वजह से जो सना पुलिस इसमें डर रही है, ऐसा भी महसूस किया जा रहा है। तो मैं यहाँ पे ग्राउंड से संगम के यहाँ पे साबिर जो खेत में काम कर रहे थे और वो हॉल पे अपनी बहन का खेत करते हैं, जिसकी बुनियाद पर ये आरिफ जो कि हो सकता है उनके बहन के शोहर के कोई रिश्तेदार भी होते हैं, वो इस वजह से जो सना उन्हें बन के मारा गया और उनके हाथों पाँव को बनने के बाद कोई महिला का अफराद उन्हें छुड़ाने नहीं आया बहुत देर तक। बाद में जब पानी की वो जो सना मांग कर रहे थे, पानी पूछ रहे थे, तो जो सना जब एक दो लोगों ने आके इन्हें थोड़ी सी नजात दी, जिसकी वजह से आज ये जिंदा मिल रहे हैं, नज़र आ रहे हैं आपको। और यहाँ पे ये बड़ा जुल्म का वाक़या एक पेश आया। BBN न्यूज़ से यहाँ पर मैं ग्राउंड पर फराज अजहर बोधन। जिले कामारेड्डी के बांसवाड़ा बल्दिया में चेयरपर्सन विजय की सदारत में मुनाक़दा जनरल बॉडी इजलास में शहर की तरक्की और बुनियादी सहूलतों से मुताल्लिक़ मुतअद्दिद अहम उमूर पर तफसीली गौर ख़ौज़ किया गया। इजलास में 19 वार्डों के काउंसलर्स और कोऑप्टेड कारकुनान ने शिरकत करते हुए मुख्तलिफ तरक्याती कामों की तजवीज़ की मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूरी दी। इस मौके पर रेवेन्यू महकमा, बरक़ियात महकमा, तालीम, मिशन भागीरथा, रोड्स एंड बिल्डिंग्स समेत तमाम मुख्तलिफ सरकारी महकमों के अहदेदारों के साथ शहरी मसाइल, बुनियादी ढांचे की बेहतरी, अवामी सहूलतों की फराहमी और तरक्याती मंसूबों पर तबादले ख्याल किया गया। बल्दिया अहदेदारों ने मुतल्लिका महकमों को मसाइल के फौरी हल और तरक्याती कामों में तेज़ी लाने की हिदायत दी। इजलास में नायब चेयरपर्सन रेशमा बेगम, एजाज म्युनिसिपल कमिश्नर गोपू गंगाधर, मुख्तलिफ वार्डों के मुंतखब नुमाइंदे, महकमा जात के अफसरान और बल्दिया का भी अमला मौजूद था। आरमूर में तेलंगाना आंगनवाड़ी टीचर्स एंड हेल्पर्स यूनियन ने रियासती हुकूमत से मुतालिबा किया है कि मुजवज़ा मुफ्त प्री प्राइमरी मराकज़ को आंगनवाड़ी मरकज़ के तहत चलाया जाए और इनकी जिम्मेदारी मौजूदा आंगनवाड़ी असतिज़ा व कारकुनान को सौंपी जाए। इस सिलसिले में यूनियन कायदीन ने सब कलेक्टर आरमूर को याददाश्त पेश करते हुए कहा कि 4 साला बच्चों को नए प्री प्राइमरी मराकज़ में मुंतकिल करने से आंगनवाड़ी मराकज़ में बच्चों की तादाद कम हो जाएगी। CITU कायद ए रमेश बाबू ने कहा कि आंगनवाड़ी कारकुनान बरसों से बच्चों की इब्तदाई तालीम, ग़िज़ाइयत और हामिला ख़वातीन की निगहदाश्त की खिदमात अंजाम दे रहे हैं, इसलिए हुकूमत को इनके तजुर्बे से फ़ायदा उठाना चाहिए। उन्होंने हुकूमत पर आंगनवाड़ी मुलाजमीन को कम अज़ कम 18,000 रुपये माहाना तनख्वाह देने की दवादे को पूरा ना करने का इल्ज़ाम आयद किया और फौरी तौर पर उजरतों में इजाफा, मुलाजिमत के तहफ़्फ़ुज़ और आंगनवाड़ी निज़ाम को मजबूत बनाने का भी मुतालबा किया। तो ఇప్పుడు వచ్చిన మన సీఎం గారు ప్రీ ప్రైమరీ అంటూ అంగన్వాడీ టీచర్లకు అన్యాయం చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వం స్పందించాలి. ఎందుకంటే మేము 24-25 సంవత్సరాల నుంచి అంగన్వాడీ టీచర్గా కొనసాగుతున్నాం. బాలింతలకు, గర్భవతులకు, పిల్లలకు సేవలు అందిస్తున్నాం. ఊర్లో పట్టుకొమ్మలుగా నిలుస్తున్నాం. ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వం కళ్ళు తెరిచి ఆ ప్రీ ప్రైమరీ రద్దు చేసి అంగన్వాడీ టీచర్లకే ఆ ప్రీ ప్రైమరీ అప్పగించాలని చెప్పేసి మా యూనియన్ తరపున మేము తెలియజేస్తున్నాం. అదేవిధంగా మనకి ఇంతకు ముందు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఇచ్చిన హామీలని ఎంబడే అమలు చేయాలి. 18,000 వేతనం ఇస్తామని ఆ రోజు హామీ ఇవ్వడం జరిగింది. తను వచ్చి ఇప్పుడు 3 సంవత్సరాలు కావస్తుంది. ఇంతవరకు అంగన్వాడీ టీచర్ల ఊసు కూడా ఎత్తడం లేదు. అది కాకుండా ఇప్పుడు ఈ ప్రీ ప్రైమరీ అంటూ గుదిబండల్లా తీసుకొచ్చి అంగన్వాడీ టీచర్ల పైన పెట్టి అనేక మంది అస్తవ్యస్తంగా సఫర్ అయ్యే ప్రయత్నం చేస్తుంది. కాబట్టి ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వం కళ్ళు తెరవాలి. ఈ ప్రీ ప్రైమరీ రద్దు చేసి అంగన్వాడీ టీచర్లకే ఆ బాధ్యత అప్పగించాలి. అదేవిధంగా రిటైర్మెంట్ చేస్తున్నారు ఆయాలు, టీచర్లు. ఇప్పుడు 2.5 సంవత్సరాలు అవుతుంది రిటైర్డ్ అయ్యి. వాళ్ళకు ఇస్తా అన్న దాని ప్రకారంగా ఇవ్వటం లేదు. ఇవ్వకుండా అదే విధంగా చాలా మంది ఆయాలు, టీచర్లు చనిపోవడం జరిగింది. వాళ్ళకి ఎలాంటి సౌకర్యం లేదు. ఆ సౌకర్యాలు ఏమీ ఇవ్వకుండా మళ్ళీ ఇప్పుడు ఈ ప్రీ ప్రైమరీ అంటూ అనేక రకాలుగా ఇబ్బంది పెట్టే ప్రయత్నం చేస్తుంది. కాబట్టి ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వం కళ్ళు తెరవాలని మా యూనియన్। इख्तिताम से क़ब्ल एक नज़र हेडलाइंस पर। तेलंगाना के हुज्जाज इकराम की वापसी का आगाज, पहला काफिला पहुंचा हैदराबाद। एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल, वजीर अजहरुद्दीन समेत कई शख्सियात मौजूद। हुज्जाज इकराम को मुबारकबाद और दुआओं की दरख्वास्त। सीएम रेवंत रेड्डी ने पीएम मोदी से तेलंगाना मंसूबों के लिए मांगा ताउन। मेट्रो तौसी, रिंग रोड व नए एयरपोर्ट्स पर जोर।
मरकज़ ने तजावीज़ पर हमदर्दाना गौर का दिया तयखुन। कांग्रेस के इख्तिदार में लाइन ऑर्डर की सूरत हाल इंतहाई अबतर, जराइम की तादाद में इजाफे का दावा। बीआरएस लीडर टी हरीश राव का बयान। बीस जून को तेलंगाना में नेशनल लोक अदालत का इनेकाद। ज़ेरे इल्तिवा मुकदमात की जल्द यकसुई पर जोर, बाहमी रजामंदी से तनादात हल करने की कोशिश। डीजीपी आनंद ने बेहतर राब्ताकारी की दी हिदायत। माह मुहर्रम इंतजामात पर आला सतही इजलास, आशिर खानों के लिए मजीद फंड्स का मुतालबा। मजलिसी एमएलसी ने मरम्मत और तरक्याती काम जल्द मुकम्मल करने पर दिया जोर। खबरनामा में बस इतना ही। मजीद ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम के लिए देखते रहें BBN चैनल। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को सब्सक्राइब और फॉलो, और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।